तो स्ट्रेट लाइन में हमारा फर्स्ट डाउट है, एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट ए बी सी गिवन है और इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स निकालने हैं। तीनों बाइसेक्टर ए बी सी निकालने हैं। हम कोई एक सॉल्व करेंगे, बाकी दोनों आप सॉल्व कर लेंगे। ये हमने एक ट्रायंगल लेट कर लिया ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है। ए के कोऑर्डिनेट है -1 -7, बी के कोऑर्डिनेट है 5 1 और सी के कोऑर्डिनेट है 1 4। अब हमें जो है वो फाइंड आउट करना है एक एंगल ए का बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ दिस, इसका नाम हो गया ए डी, और एक हमें फाइंड करना है बी का इक्वेशन और एक सी एफ का। और ये एंगल दोनों के दोनों आपस में इक्वल है, ये बाइसेक्टर्स है, ये एंगल इस एंगल की इक्वल और सिमिलरली ये वाला एंगल इस। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, हमें डी के कोऑर्डिनेट चाहिए, ई के कोऑर्डिनेट चाहिए या एफ के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कोई एक फाइंड आउट करते हैं। जैसे मैं अभी सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको किसका किसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। फाइंड इक्वेशन ऑफ ए डी फाइंड आउट करना है, बी फाइंड आउट करना है और सी एफ, इन तीनों की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो हम एक काम करते हैं, बी की इक्वेशन पहले फाइंड आउट करते हैं। इसका कैलकुलेशन ज़्यादा इजी है और बी का ही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ये दोनों तो मैंने अपनी तरफ से दिए हैं, तो इनके कैलकुलेशन थोड़े लेंदी होंगे, क्योंकि हमें एक का आइडिया हो जाएगा तो बाकी तो हम सारे निकाल ही सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए बी का इक्वेशन कैसे निकलेगा। बी के लिए बी के कोऑर्डिनेट तो हमें पता है, ई के कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता है। तो सबसे पहला मेन मोटो हमारा है कि ई के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे। और ई जो है वो मिड पॉइंट नहीं है, ए सी का मिड पॉइंट ई नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ बाइसेक्टर है, साइड बाइसेक्टर नहीं है, ये एंगल बाइसेक्टर है। तो फिर कोई भी एक पॉइंट हमको पता हो और एक पॉइंट ये पता हो, और इनके कोऑर्डिनेट जैसे मान लिया इसका कोऑर्डिनेट है C1, 4 और ये ए है -1 -7, ई के कोऑर्डिनेट बताने हैं। और हमें ये भी नहीं पता कि ये ई जो है हमें मिड पॉइंट है। तो फिर हमारी मदद कौन करेगा, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला से हमें अगर रेशियो फाइंड आउट हो जाए, मींस ए और ई सी का रेशियो पता चल जाए, तो फिर सेक्शन फार्मूला से हम इसकी एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब सेक्शन फार्मूले में जो रेशियो है उसकी वैल्यू कैसे आएगी। तो देखो पिछले टर्म पे हमारी बात हुई थी ना, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम सबको याद होगी। अगर हम बी को बाइसेक्टर ले लेते हैं, बी का बाइसेक्टर, तो बी सी और बी ए का रेशियो क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी ई अपॉन ए ई, यही तो होगा ना, सी ई अपॉन ए ई। तो बी सी की लेंथ अगर हमें फाइंड आउट हो जाए, इसकी लेंथ, और ये बी ए की लेंथ फाइंड आउट हो जाए, तो फिर इनका रेशियो इजीली निकल आएगा। बताओ भाई बी सी की लेंथ क्या होगी, बी सी इक्वल टू √5 -1 का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 1 - 4 3 का स्क्वायर 9, तो ये 5 आ जाएगा। और बी ए की लेंथ क्या हो जाएगी, √5 + 1 6 का 36, और 7 और 1 8 का 64, तो ये 10 हो गया। तो बी सी की वैल्यू 5 और बी ए की वैल्यू 10, तो ये यानी कि 1:2 आ गई। तो ये जो सी ई और ए ई का रेशियो है वो 1:2 हो गया। सी रेशियो ए ई, सी का रेशियो और ए ई का रेशियो जो है वो 1:2 हो गया। अब बताओ अभी भी कोई प्रॉब्लम है कि आप सॉल्व कर सकते हैं। आप एम और एन पता चल गया, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो ई के कोऑर्डिनेट बता दो क्या आ जाएंगे। फॉर्मूला हमारे पास है mx2 + nx1 अपॉन m+n और my2 + ny1 अपॉन m+n। इससे हम ई के कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं, और ई के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे तो फिर आंसर आ जाएगा हमारा। तो बताओ भाई ई के कोऑर्डिनेट क्या है। आंसर भी इसका मैंने बताया हुआ है सर, तो आप चेक कर लेंगे। पहले ई के कोऑर्डिनेट आप बताएं क्या है।
क्या भाई एम एक्स टू की वैल्यू कितनी है -1 प्लस एन एक्स वन सर 1/3 कॉमा 1/3। ओके, तो ये देखो आ गया 2 - 1 1 और m/2 प्लस निकाल दो फिर b उसकी b की इक्वेशन भी m/2 प्लस n/1 y1 की वैल्यू है 4, तो ये भी 4 2 से 8 -1 7 अपॉन 1 + 2, तो ये आगे वैल्यू 1/3 कॉमा 1/3, ये ई के कोऑर्डिनेट आ गए। अब ई के कोऑर्डिनेट आ गए, हमें इक्वेशन ऑफ बी निकालनी है। इक्वेशन ऑफ बी बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं? बी के हैं 5, 1 और ई के कोऑर्डिनेट हमारे सामने है x1 y1 x2 y2 y minus y1 y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 इंटू x minus x1। इसको सॉल्व करें और आंसर मैच करें। एक आंसर जो मैंने बताया था वो नहीं आ रहा कि नहीं इसमें। ये तो आंसर था x - 7y + 2 = 0। तो ये आ गया हमारा एक बाइसेक्टर बी का। सिमिलरली हम AD और CF की इक्वेशन भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। सेम मेथड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कर लेंगे। बस हमें ये बताना था कि ये जो है इसमें जब भी कभी नहीं पता होगा एंगल बाइसेक्टर के केस में हमें रेशियो निकालना पड़ेगा, और रेशियो में हमारी मदद कौन करेगा? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो ये हमारा फर्स्ट डाउट हो गया। अब सेकंड डाउट भी देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, ये लास्ट क्लास का डाउट है। सेकंड क्वेश्चन था वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 2, 3, द इक्वेशन ऑफ अपोजिट साइड्स इज x + y = 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन है 2, 3, तो ये हमने एक वर्टेक्स ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट 2, 3 गिवन है। ए के कोऑर्डिनेट है 2, 3, इक्वेशन ऑफ द अपोजिट साइड्स इज x + y = 2। ये जो इक्वेशन है ये जैसे हमने मान लिया ABC है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल 60 हो गया, ये 60 है और ये भी 60 है। इस जो अपोजिट साइड्स है इसकी इक्वेशन क्या गिवन है? x + y = 2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अदर साइड्स का मतलब एक ये साइड की इक्वेशन बतानी है जो AB की होगी और एक AC की इक्वेशन बतानी है। तो देखो बहुत इजी सा काम है। क्या करना पड़ेगा, हमने लेट कर लिया इस लाइन का स्लोप जो है वो n, और ये लाइन का स्लोप हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि इसकी इक्वेशन क्या है? y = -x + 2। तो इसको y = mx + c से कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। तो m1 - m2, तो अगर मान लिया ये m1 है और m2 को हमने m लेट किया है तो tan थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं। हाँ जी बताइए सर। -1 नहीं आएगा? ओह बिल्कुल -1 ही आएगा, सही बात, बिल्कुल -1 ही आएगा। तो tan 60 की वैल्यू क्या आ जाएगा? tan 60 = m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। तो tan 60 की वैल्यू हो गई √3, m1 की वैल्यू हमने m लेट कर ली तो m1 की वैल्यू हमने -1 लेट की है तो -1 ही रख देते हैं। तो ये -1 है m1 की वैल्यू, तो m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, m1 m2 -1 × m, तो ये कुल मिला के बन जाएगा 1 + m अपॉन 1 - m। ये तो बनेगा, माइनस मॉड के अंदर प्लस कर देगा,
दोनों से बाहर माइनस कॉमन आ जाएगा, और जब मॉड हटेगा तो इसको प्लस माइनस के साथ ले लेते हैं, तो 1+m/1 - m इक्वल टू ±√3। अब इसको सॉल्व करके जो m की दो वैल्यूज आएंगी वो इसी का स्लोप होगा, एक AB का स्लोप होगा और एक AC का स्लोप होगा, और स्लोप आ गया तो फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन आ जाएगी। निकालो फिर इसका क्या आ रहा है m की वैल्यू। 1+m इक्वल टू, अगर हम पॉजिटिव साइन ले लेते हैं तो √3 1 - m, एक तो इससे m की वैल्यू निकालेंगे, और एक 1+m इक्वल टू -√3 1 - m। तो इससे हमें दो स्लोप मिल जाएंगे और उनकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो 1+m इक्वल टू √3 -√3m, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी 1+√3, और ये √3 - 1, तो m की वैल्यू √3 - 1/√3 + 1, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 + 1 - 2√3, और 3 - 1 2, तो ये 2 - √3, और ये जो है उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि 1+m इक्वल टू -√3 + √3m, तो m कॉमन लेंगे तो 1 - √3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का √3 माइनस, तो m की वैल्यू √3 + 1 या 1+√3/√3 - 1, तो देखो उसका रिवर्स हो गया, तो ये 2 + √3 हो जाएगा। तो ये दो इक्वेशन के स्लोप आ गए हैं, अब उनकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, बस दो लाइन्स है उनके स्लोप आ चुके हैं, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ अदर साइड्स b y - y1 इक्वल टू mx - x1, तो एक इक्वेशन आ जाएगी y - y1 इक्वल टू y - 3 इक्वल टू m की वैल्यू 2 - √3x - x1 की वैल्यू 2 है, एंड दूसरी इक्वेशन y - 3 इक्वल टू 2 + √3 इंटू x - 2, ये दोनों आंसर हो जाएंगे, और ये दोनों ही जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए दोनों का आइडिया होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक करेंगे। आप बताइए अभी भी कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलो फिर आगे। तो देखिए कैसे करेंगे, मैं बता देता हूँ। हमने यहाँ पर ए बी एलसीएम ले लिया, तो bx cos थीटा प्लस ay sin थीटा इक्वल टू ए बी, या फिर bx cos थीटा प्लस ay sin थीटा माइनस ए बी इक्वल टू 0। अब कोई एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट प्लस है, ये लाइन है सेम, एक पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट है √a² - b² 0, उससे एक परपेंडिकुलर लेंथ P1 है। दूसरा कोई एक पॉइंट माइनस में है और ये P2 लेंथ का है, इसके Q कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं -√a² - b² 0, और ये P1 × P2 का जो प्रोडक्ट है वो हमें प्रूव करके लाना है या लेके आना है कि क्या होगा। तो देखो हम डायरेक्ट यहाँ पे P1 × P2 ही कर लेते हैं, पहले P1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, और इसको कंपेयर किससे करेंगे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से, क्योंकि हमें ABC की ज़रूरत पड़ेगी। तो a की वैल्यू हो जाएगी b cos थीटा, b की वैल्यू a sin थीटा, और c की वैल्यू -ab। तो p का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ax1, तो a की वैल्यू b cos थीटा, ये x1 है ये y1 है, तो ये ax1
प्लस बी y1 तो 0 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली दूसरे में क्या हो जाएगा, ए एक्स सिर्फ माइनस का ही तो डिफरेंस होगा, तो माइनस का बी कॉस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, माइनस को एकदम बाहर कर देते हैं, बल्कि इस माइनस को यहाँ बाहर कर दिया, तो ये हो गया बी कॉस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और दूसरे में आ जाएगा बी कॉस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी होल डिवाइडेड बाई, दोनों में सेम अंडर रूट है तो अंडर रूट गायब हो गया, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर क्या है, इस माइनस को हम इस वाले में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी माइनस बी कॉस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर भी इसको ऐसे लिख देते हैं ए बी प्लस बी कॉस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और होल डिवाइडेड बाई तो सेम है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर की। अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी बन रही है वो फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी का, ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन। ये तो ज़बरदस्ती लिखना पड़ रहा है, सेम ही है ये सब में। बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस और इस कॉस को अंदर भेज देते हैं, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बन जाएगा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में भी आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में भी यही सेम है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये पूरा कट हो गया और ये P1 P2, और ये अभी आगे कोनिक्स में भी मिलेगा, थोड़ा अलग टर्म में मिलेगा, लेकिन P1 P2 इक्वल टू बी स्क्वायर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। इसको अगर आप याद रख लेते हैं तो काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव में तो पूरा सॉल्व करके दिखाना ही पड़ेगा आपको ये। तो P1 इंटू P2 इक्वल टू बी स्क्वायर। अब इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या बताइए, नहीं तो फिर एक और देता हूँ मैं क्वेश्चन होमवर्क में, ये भी जेई के प्रीवियस ईयर में कभी आया हुआ है। If P and Q are the length of perpendiculars, if P and Q are the length of perpendiculars from origin to the line x cos theta minus y sin theta equal to 3 cos 2 theta. ये P and Q are the length of perpendiculars from origin to the line x cos theta minus y sin theta equal to 3 cos 2 theta and x sec theta plus y cosec theta equal to 3 respectively. Then the value of
पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू बताना है क्या होगा 3, 6, 9 और 9। ये आपका होमवर्क हो जाएगा, बहुत इजी सा काम है। दो लाइन इसमें गिवन है, पॉइंट जो है वो सेम ओरिजिन ही है, 0, 0 से हम P1 और बल्कि वहाँ पर P1 P2 तो यहाँ तो P और Q अलग अलग दिया है, तो एक से P की वैल्यू निकाल देंगे और एक से Q की वैल्यू, और पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर की वैल्यू हमको बतानी है। इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट की, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी यही हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। दो पैरेलल लाइन गिवन होंगी, उनके मिड की डिस्टेंस बतानी है क्या होगी। जैसे हमने सीखा कि परपेंडिकुलर लेंथ, किसी एक पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हमें क्या करना है, दो पैरेलल लाइन गिवन होंगी, उनके मिड की डिस्टेंस बतानी है क्या होगी। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। तो हम लेट कर लेते हैं दो पैरेलल लाइन को और उनका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, वो हमें याद रखना है, फिर हम ये देखेंगे कि वो कैसे डिराइव हुआ है। कि दो पैरेलल लाइन कैसी होती है। पैरेलल लाइन में एक्स और वाई के कोएफिशिएंट सेम होते हैं, कांस्टेंट अलग होते हैं। तो हमने लेट कर लिया, लेट टू पैरेलल लाइन बी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C2 इक्वल टू 0। देन डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, ऐसे लिख लेंगे, डिस्टेंस D इक्वल टू C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब C1 माइनस C2 बोलो या C2 माइनस C1 बोलो, बात एक ही है, कोई भी डिराइव कर सकते हैं, चाहे वो C1 माइनस C2 बोल दें या C2 माइनस C1। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, किस टाइप से ये आया होगा। हमारे लिए तो खैर ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अगर दो लाइंस गिवन है तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि वो पैरेलल है कि नहीं पैरेलल है। दो पैरेलल लाइन का स्लोप हमेशा इक्वल होता है, या वो देखने में दिखाई देंगे हमको कि एक्स और वाई का कोफिशिएंट सेम होगा। तो एक्स और वाई का कोफिशिएंट सेम है तो इसका मतलब पैरेलल होगी, तभी तो स्लोप इक्वल आएगा। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, बहुत ईजी सा कैलकुलेशन होता है। प्रूफ थोड़ा सा समझ लेते हैं, और वो भी 2 ही 3 लाइन का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। हमने दो लाइन सेलेक्ट कर ली, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, और ये लाइन हो गई हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C1 इक्वल टू 0, और ये है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C2। किसी को भी C1 C2 लेट कर सकते हो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि नीचे वाले को ही C1 लेट करना है, क्योंकि फॉर्मूले में तो चाहे C1 माइनस C2 हो या C2 माइनस C1 हो, दोनों का मतलब सेम है, क्योंकि मॉडुलस है, डिस्टेंस है, वो हमेशा पॉजिटिव ही आने वाली। तो ये डिस्टेंस D निकालनी है हमको। हमने क्या किया, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट लेट कर लिया x1 y1। तो पहले हम ये वाली लाइन, जो ऊपर वाली लाइन है, इसको भूल जाते हैं। हमारे पास एक लाइन ये है और एक पॉइंट P ये है। इस पॉइंट P से इस लाइन पे परपेंडिकुलर लेंथ निकालते हैं, वो कितनी आएगी वो देख लेते हैं निकाल के। क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट P जो है वो x1 y1 है,
उससे इस पहली वाली लाइन जो ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0 है, उस पर परपेंडिकुलर लेंथ निकालनी है। और उसका फार्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या फार्मूला हो जाएगा? p इक्वल टू ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी वन। अब यहाँ पे c1 है तो c1 हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होना चाहिए परपेंडिकुलर लेंथ का फॉर्मूला p इक्वल टू, अगर ये डिस्टेंस हमने p लेट की है तो। और अगर d लेट करोगे तो d हो जाएगा। चलो हमने ऊपर जो है उसको d बोला है तो हम उसको d ही लेट कर लेते हैं, तो हमने इसको d लेट कर लिया। ठीक है, ये डिस्टेंस d होगी। अब ज़रा ये बताओ यहाँ के बाद क्या ये जो पॉइंट P है, पॉइंट P x1 कॉमा y1, क्या ये लाइन इस लाइन पे लाई कर रहा है? जो सेकेंड लाइन है इस पे लाई कर रहा है? P x1 y1 लाइज ऑन द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। और अगर ये इस पे लाई कर रहा है तो हम x की जगह पे x1 और y की जगह पे y1 पुट कर देते हैं। और जैसे ही x की जगह x1 और y की जगह y1 यहाँ पर पुट करोगे तो क्या लाइन की इक्वेशन बन जाएगी? ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी टू इक्वल टू 0, ये बन जाएगी। पहले हमने परपेंडिकुलर लेंथ निकाला और फिर जो ये पॉइंट था उसको सेटिस्फाई करा दिया दूसरी लाइन में, जिस लाइन पे वो लाई कर रहा है। तो यहाँ से ax1 प्लस बी वाई वन की वैल्यू माइनस C2 आ गई। ये वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, डी में। पुट द वैल्यू ऑफ ax1 प्लस बी वाई वन इन इक्वेशन 1। तो d इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा रिजल्ट? ax1 प्लस बी वाई वन की वैल्यू माइनस C2 है, तो C1 पहले से चल रहा था तो ये C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा आराम से। अब बताइए इसमें किसी को कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो? वैसे तो हमारा ये फार्मूला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमें फार्मूला याद रखना है। क्वेश्चन में डायरेक्ट फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। प्रूफ तो सिर्फ अपने समझने के लिए है और कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं प्रूफ से कि कैसे आया होगा। ये क्वेश्चन में दे रहा हूँ उस तरीका, आप उसका परपेंडिकुलर लेंथ या डिस्टेंस जो भी है वो निकालें। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। ये दो लाइन्स हैं, इनकी हमें परपेंडिकुलर लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, इनकी वैल्यू बतानी है। सर 3/√2। बिल्कुल सही है, 3/√2 आएगी। और देखो यहाँ पे a की वैल्यू दोनों में सेम है, b की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। c1 की वैल्यू 1 है और c2 की वैल्यू 4 है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? c1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 3/√2 मॉड के अंदर है। और वैसे भी डिस्टेंस को कभी भी नेगेटिव नहीं बोल सकते हम, तो वो पॉजिटिव ही रहने वाली। अच्छा, अगर लाइन इस टाइप से गिवन हो x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 3y प्लस 15 इक्वल टू 0, या 3x प्लस 3y प्लस 15 इक्वल टू 0, ये दो लाइन की इक्वेशन गिवन है। अब हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? क्या आएगा आंसर इसका? क्या पॉसिबल है इसका निकालना इससे कि नहीं पॉसिबल? सर इसमें सर 3 कॉमन निकाले तो दूसरी इक्वेशन। हाँ बिल्कुल, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने 3 दोनों में कॉमन दिया हुआ है,
क्योंकि दो पैरेलल 1/√2 आएगा। 1/√2 बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 और ये x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। ये C1 ये C2 A1 A और B की वैल्यू 1 1 है, तो डिस्टेंस हो जाएगी 1/√2। इस टाइप के केसेस भी हम कर सकते हैं कि जब भी कभी सेम नहीं होगा तो हम उसको सेम करेंगे और फिर उसके बाद यही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ये C1 माइनस C2/√a² प्लस b²। अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की अपने, और वो है हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की वैल्यू कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, क्या होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पता है किसी को? सबको पता है। पैरेललोग्राम जो है वो दो ट्रायंगल में ब्रेक हो जाता है। ट्रायंगल का एरिया नहीं पता सबको क्या होता है? हाँ, बेस इनटू हाइट। तो पैरेललोग्राम का क्या हो जाएगा? बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट हो जाएगा। तो लिख लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में दो केसेस हैं। एक, जब उनकी चारों साइड्स की इक्वेशन गिवन होगी तब एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, और एक होगा जब परपेंडिकुलर लेंथ P1 और P2 और एडजेसेंट एंगल गिवन होंगे। तो केस 1 लिख लेते हैं, इफ टू परपेंडिकुलर्स P1 एंड P2 and adjacent angle given। दो परपेंडिकुलर जो है वो कौन कौन से, उनको भी मैं यहाँ बना देता हूँ। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। इस पॉइंट से जो ये हमारे पास ABCD जो पॉइंट्स है, उस D से मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस पता होगी। जैसे ये P1 है, इस यहाँ से दो पैरेलल लाइन है भाई, ये पैरेलल लाइन इसके होगी, तो इनके बीच के डिस्टेंस का नाम P1 है। किसी एक वर्टेक्स से दूसरे लाइन पे परपेंडिकुलर है, और दूसरे वाले को थोड़ा आगे यहाँ पर प्रोड्यूस कर देते हैं, और ये लाइन जो है ये P2 है। तो ये परपेंडिकुलर लाइन P1 P2 पता है, और जो एडजेसेंट एंगल का मतलब ये एंगल थीटा पता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो P1 P2 का मतलब समझ में आ गया। P1 P2 क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। जो पहली पैरेलल लाइन है उसकी बीच की डिस्टेंस का नाम P1 है, और जो दूसरी पैरेलल लाइन है पेयर में उनके बीच की डिस्टेंस का नाम P2 है। और एंगल जो है वो कोई भी एडजेसेंट साइड्स हो उनके बीच का एंगल थीटा गिवन है। तो देखो कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा। ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू फॉर्मूला होता है P1 P2/sin थीटा। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, P1 P2/sin थीटा। पहले तो इसको डिराइव करना है, फिर इस पे बेस क्वेश्चन करेंगे हम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम P1 P2/sin थीटा कैसे आए। तो देखो इसको क्या करोगे, यहाँ से ज्वाइन कर दो। ये एक ट्रायंगल बन गया फर्स्ट, और एक ये ट्रायंगल बन गया सेकंड, और इसका नाम रख लेते हैं ये E है और ये F है। अच्छा एक बात ये बताओ कि अगर हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो क्या हम उसको 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB पुट कर सकते हैं। ADB
अब ए डी बी का जो एरिया है वो हाफ बेस इंटू हाइट से आ जाएगा। हाफ बेस है ए बी और हाइट कितनी है P1, तो 2 से 2 कट हो गया। अब ए बी की वैल्यू कैसे आएगी, ये कौन बताएगा ए बी की वैल्यू कैसे आएगी? सोचो, बहुत इजी सा है, एक लाइन में आंसर आएगा। इसके बाद दिमाग लगाओ कि ए बी की वैल्यू हमें P2 के टर्म में चाहिए और वो भी साइन थीटा भी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि फार्मूले में P1 P2 अपॉन साइन थीटा चाहिए। P1 आ चुका है तो हमें P2 अपॉन साइन थीटा चाहिए। P2 अपॉन साइन थीटा कैसे मिलेगा? सर एंगल ABF भी थीटा होगा। हाँ, बस इतना ही समझना था। ये वाला एंगल जो है वो थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है AB, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो फिर इस ट्रायंगल में हम ले लेंगे इन ट्रायंगल ABF साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा P2 अपॉन AB। तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी P2 अपॉन साइन थीटा, तो P2 अपॉन साइन थीटा और मल्टीप्लाई में है P1, तो ये आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो जब ये परपेंडिकुलर्स गिवन होंगे तब तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा कि भाई एक एंगल थीटा पता हो और P1 P2 पता हो तो इजी हो जाएगा। लेकिन मान लिया अगर हमें P1 P2 निकालने पड़े तो भी हम निकाल लेंगे, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है। दो पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस का C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, वो भी आ जाएगा। थीटा कैसे आएगा? अगर हमें दो लाइन AB और AD पता है, मान लिया इनकी दोनों की इक्वेशन पता है, तो AB की इक्वेशन पता है और AD की इक्वेशन पता है, तो दोनों से स्लोप आ जाएगा। और स्लोप आ गया तो tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 से हमारा क्या आ जाएगा थीटा भी आ जाएगा। लेकिन वो कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा क्या काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा। पहले हमें P1 निकालना पड़ेगा। भाई चारों साइड्स की इक्वेशन पता है, चार साइड जो है ना AB BC CD और DA, इन चारों की इक्वेशन पता है। तो एक काम ये कर सकते हैं कि हम चारों को सॉल्व करके ABCD निकालें और फिर ट्रायंगल के एरिया को डबल कर दें, या डायरेक्ट क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी हमने पढ़ा है वो कर सकते हैं। या फिर हम दो लाइन जो AB और AD है उनको सॉल्व करके tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 से थीटा निकालें, और P1 और P2 जो है दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के वो निकाल दें P1 और P2, और फिर इस फॉर्मूले में रख दें। या फिर एक शॉर्टकट बनाया गया जो एक बहुत बड़े कैलकुलेशन को छोटा कर देगा, उसको हमें याद रखना है, और वो ये है, लिख लेंगे केस सेकेंड करके। केस सेकेंड में है इफ इक्वेशंस ऑफ 4 साइड्स आर गिवन। मेथड यही लगने वाला है, यही जो ऊपर है यही लगने वाला है, लेकिन ये लगा के जो रिजल्ट बनाया गया वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक बहुत बड़े कैलकुलेशन को वो छोटा कर देगा। ये हमारे पास चार लाइंस हैं, इसका नाम है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इसका नाम है a1x प्लस b1y प्लस C2 इक्वल टू 0, और ये दोनों लाइन जो है इनका नाम है a2x, बल्कि इसको 2 मत लेट करो, इसको भी d1 में लेट कर लो, ताकि सब कुछ 1 1 में ही रहे तो डाउट नहीं रहेगा। a1x प्लस b1y प्लस d1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस C2 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस d2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम ऊपर वाले मेथड से तो सॉल्व कर ही लेंगे, जो इसका रिजल्ट है वो डायरेक्ट हम लिख लेते हैं, और अब हमें इसी का यूज़ करना है, पूरा सॉल्व नहीं करना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होगा C1 माइनस D1 C2 माइनस D2 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। और इस टाइप का क्वेश्चन जेईई में पूछा जा चुका है, तो उतने बड़े कैलकुलेशन से हम करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, और इससे करेंगे तो एक या दो लाइन में आंसर आएगा सीधे सीधे।
क्योंकि हम सबको कंपेयर करा के A1 B1 A2 B2 C1 C2 और D1 D2 निकाल के इसमें डायरेक्ट रख देंगे। कैसे प्रूव किया गया वो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि पहले इन दोनों से एंगल निकालेंगे थीटा, फिर इससे परपेंडिकुलर लाइन निकालेंगे P1 और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन निकालेंगे P2 और फिर P1 P2 अपॉन साइन थीटा से ही आया रिजल्ट। तो आप चाहे तो कोशिश भी कर सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं, हमें ज़रूरत है अपने इस कैलकुलेशन को छोटा करने की जो हमारे काम का है। क्वेश्चन इसका एक लिख लेते हैं और आप इसका आंसर बताएं जल्दी से क्या होगा। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम formed by the lines 3y minus 2x equal to a, 2y minus 3x plus a equal to 0, 2x minus 3y plus 3a equal to 0, 3x minus 2y equal to 2a is a ऑप्शन में है a स्क्वायर बाई 5, बी में है 2a स्क्वायर बाई 5, 3a स्क्वायर बाई 5 और ये 9। हमें वो 4 लाइंस ढूंढनी है और वो दो लाइंस भी ढूंढनी है जो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो उससे हमें A1 B1 C1 और D1 आ जाएगा और बाकी दोनों से A2 B2 C2 और D2 आ जाएगा। अब फिर अपने इस ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आप ढूंढें और बताएं आंसर क्या आएगा।
क्या हुआ, नहीं आ रहा आंसर? देखिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सी दो लाइन पैरेलल दिख रही हैं, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। अगर हम पहली वाली लाइन जो ये है इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस ए होगा तो प्लस ए इक्वल टू 0। तो पहली लाइन ये मिलेगी, फर्स्ट वाली लाइन जो। सेकेंड लाइन तो ये हमारे पास है, ये जिसको मैंने टिक किया अभी है, 2x माइनस 3y प्लस 3a इक्वल टू 0। क्योंकि दोनों का स्लोप इक्वल है तो ये पैरेलल होगा। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू, बल्कि a1 और b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू a और c2 नहीं, c1 के बाद d1 है, d1 की वैल्यू 3 है। यही तो हमने कंपेयर किया था ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 और a1x प्लस b1y प्लस d1। जो दो लाइन पैरेलल थी उनको c1 d1 कांस्टेंट लेट किया। दूसरी वाली जो लाइन है वो क्या है, ये लाइन जो है, इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप इक्वल दिख रहा हमको, क्योंकि 3x माइनस 2y है और वो 3x माइनस 2y और ये भी 2y माइनस 3x। तो इस वाली जो इक्वेशन है इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3x माइनस 2y माइनस ए इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2y प्लस 2a इक्वल टू 0। क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये -2 है और इधर आके +2 है। तो यहाँ से a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -2 और c1 d1 हो गया, c2 की वैल्यू माइनस है और d2 की वैल्यू 2 है। सब वैल्यूज हमें पता चल गया। देखो उसके बाद वैल्यू पुट करके c1 माइनस d1, c2 माइनस d2, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू c1 माइनस d1। तो c1 की वैल्यू कितनी है, a माइनस d1 3 है, c2 माइनस d2 माइनस ए माइनस 2 है, होल डिवाइडेड बाई a1 b2 तो -4 माइनस a2 b1 तो प्लस कितना हो जाएगा 9। तो अब देख लो ये 3a माइनस a 2 है और ये कितना हो जाएगा 2a। अच्छा यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, c2 माइनस d2 जरा एक बार चेक कर लेना ये सही किया है कि नहीं। c2 माइनस d2 कितना आएगा ये चेक कर लेना। c2 की वैल्यू जो है वो 2x 2y माइनस 3x प्लस a इक्वल टू 0 है। तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 3x माइनस 2y माइनस a इक्वल टू 0। और जो चौथी लाइन है वो है 3x माइनस 2y इक्वल टू 2 है। तो ये माइनस 2a होगा, 3x माइनस 2y अच्छा इक्वल टू माइनस नहीं, ये तो माइनस 2a ही होगी ना, क्योंकि इसमें माइनस का थोड़ा ना मल्टीप्लाई किया, इसको इधर लेके आए तो ये माइनस का है, तो ये माइनस का है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये c2 माइनस d2 करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये 2a और a और यहाँ पर 5 तो 2a स्क्वायर बाई 5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बताइए इसमें किसको प्रॉब्लम है, कहाँ पर प्रॉब्लम है इसमें। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसको सॉल्व करना है हमें, ये हमारा होमवर्क है।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियंस. फाइंड द इक्वेशन ऑफ medians of triangle ABC whose vertices are A के कोऑर्डिनेट है 2,5, B के कोऑर्डिनेट है -4,9 और C के कोऑर्डिनेट है -2, -1. ठीक, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा. हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मीडियंस बतानी है. ट्रायंगल की 3 मीडियंस होगी तो 3 आंसर्स आएंगे. इसके आंसर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ. पहला आंसर जो होगा हमारा x - 5y + 23 = 0, 7x + 4y - 8 = 0, 8x - y + 15 = 0. ये हमें सॉल्व करना है. ये सेम है वैसे जैसे अभी हमने सॉल्व किया था बाइसेक्टर की इक्वेशन. तो बाइसेक्टर में प्रॉब्लम थी, वहाँ पर हमें मिड पॉइंट नहीं दिया था. यहाँ पर तो मीडियंस कह रहा, तो मिड पॉइंट तो ऑटोमेटिकली पता है हमको. मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी पता है. मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, बी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे और बस इसके बाद तो फिर ईजी हो जाएगा. एक और क्वेश्चन है जिसमें हमें ऑर्थो सेंटर निकालना है. ऑर्थो सेंटर की बात हमारी हुई थी पहले कभी. आप एक बार इसको भी ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो फिर बात करेंगे. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are A 7, -1, B -2, 8, C 1, 2, and hence find its ortho center. पहले अल्टीट्यूड्स की इक्वेशन बतानी है और हमको बताया गया अल्टीट्यूड्स के बारे में कि जो ऑर्थो सेंटर होता है वो अल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन होता है. तो अल्टीट्यूड्स जब हमको पता चल जाएंगे, कोई भी 2 इक्वेशन पता चल गई अल्टीट्यूड्स की, तो उनको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा उसका भी आंसर आ जाएगा, ऑर्थो सेंटर का भी आंसर आ जाएगा. तो ये भी इजी सा पार्ट है. एक बार कर लेंगे क्वेश्चन तो आइडिया हो जाएगा ऑर्थो सेंटर का भी कि ऑर्थो सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं. ऑर्थो सेंटर के लिए अल्टीट्यूड्स की इक्वेशन अगर हमें पता चल जाती है तो फिर उन्हीं का जो इंटरसेक्शन होता है, जैसे मीडियंस का इंटरसेक्शन सेंट्रॉइड होता है, लेकिन सेंट्रॉइड का डायरेक्ट फार्मूला होता है, तो हम मीडियंस की इक्वेशन निकाल के इंटरसेक्ट नहीं करवाते. अगर वो सेंट्रॉइड का फार्मूला नहीं होता तो फिर उसका मेथड यही होता है, पहले मीडियंस की इक्वेशन निकालो और फिर उनका इंटरसेक्शन. इसी तरह ऑर्थो सेंटर में कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है तो फिर हम पहले अल्टीट्यूड्स की इक्वेशन निकालेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे. अच्छा, अल्टीट्यूड्स की इक्वेशन कैसे आएगी, कौन बताएगा? ABC हमारे पास थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं. पूरी बात नहीं करेंगे. स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा ना? हाँ बिल्कुल सही है. हम क्या करेंगे, ये हमें ABC पता है तो हम क्या करेंगे, पहले BC का स्लोप फाइंड आउट करेंगे. स्लोप ऑफ BC वो तो आ जाएगा इजीली क्योंकि B भी पता है, C भी पता है. और हमें AD की इक्वेशन चाहिए तो AD का स्लोप चाहिए. तो स्लोप ऑफ AD क्या हो जाएगा, -1 स्लोप ऑफ BC. तो ये AD का भी पता चल गया. तो एक AD की इक्वेशन निकालनी है हमको. A के कोऑर्डिनेट भी पता है, A के कोऑर्डिनेट है 7 - 1. इसका स्लोप ऑफ AD भी पता चल चुका है, जो ये निकालेंगे वो भी आ गया. इक्वेशन ऑफ AD ऑटोमेटिकली आ जाएगी. ये AD जो है वो अल्टीट्यूड्स है ना, तो फार्मूला y - y1 mx - x1 से ईजिली सॉल्व कर लेंगे. तो ये हमारा ऑर्थो सेंटर भी दे देगा और इक्वेशन भी दे देगा. ऑर्थो सेंटर जो है वो आएगा आंसर
लिख लेते हैं यहाँ पे आंसर्स क्या होंगे। ऑर्थो सेंटर का जो आंसर है वो आएगा -11, -10। और जो बाइसेक्टर्स है, अल्टीट्यूड्स है, उनकी इक्वेशन जो है वो क्या होगी, वो भी आंसर यहाँ पर लिख लेते हैं। x - 2y = 9, 2x - y + 12 = 0, और थर्ड है x - y + 1 = 0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। ठीक है।